समाजशाला में आज का विषय है अनियोजित निर्माण परियोजनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बदलता पारिस्थितिकी तंत्र। जी हाँ, ये दोनों राज्य पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन पिछले 3 दशकों से विकास के नाम पर इनकी भू संपदा का अत्यधिक दोहन करने के लिए एक के बाद एक ऐसी अनियोजित परियोजनाएं, महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके दुष्प्रभाव अब हमारे सामने आ रहे हैं। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इससे भी हिमालय पर्वत श्रृंखला पर असर पड़ रहा है। इन दोनों कारणों से ग्लेशियरों के पिघलने की दर तेज हुई है। भूस्खलन की घटनाओं के अंदर जो उनकी आवृत्ति है वो भी लगातार बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों ग्लेशियर हैं। अकेले हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर ही हजारों हिमनद झीलें हैं। उनके अंदर यदि भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हैं तो उसके व्यापक दुष्परिणाम सामने आते हैं। इन सभी मिले जुले कारणों से हिमालय के जो ग्लेशियर हैं उनकी संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है। तो अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब भी लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है, तब बर्फ़ के साथ चट्टान के टुकड़े भी टूटकर ढाल के साथ साथ नीचे आते हैं। लेकिन जब हम उन्हीं ढालों पर सड़कें बना देते हैं या बांध बना देते हैं तो वो ढाल बिल्कुल खड़ी हो जाती है, पूर्व की अपेक्षा काफ़ी सीधी हो जाती है। उसके बाद जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं तो वे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सड़कें बनाने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जाती है। इससे मृदा अपरदन की गति तेज़ होती है, जो कि बाद में लैंडस्लाइड का कारण बनती है। दरअसल हिमालय की भौगोलिक संरचना ही ऐसी है कि वह एक नया पर्वत है और उसके नीचे भूगर्भिक घटनाएं, हलचलें होती रहती हैं। भूकंप की घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ, इसलिए वह पहले से काफ़ी संवेदनशील इलाका है और मानवीय हस्तक्षेप से उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के मुकाबले इन वर्षों में जो त्रासदी की घटनाएं हैं वह 4 गुना तक बढ़ गई हैं। 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली में आई भयंकर बाढ़ का जो जिम्मेवार है वह मानवीय कारक ही माना जाता है। यानी कि जब उसकी बाद में जांच की गई तो उसके लिए वहां पर बनाया गया एक कृत्रिम बांध जिम्मेदार था। इसके कारण ऊपर से लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा एक हिमखंड और चट्टान टूटकर नीचे आई थी और उससे भारी तबाही मची थी। ऐसी ही घटना केदारनाथ के अंदर घटी थी 2013 के अंदर। उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ था और 2014 के अंदर जब उसकी जांच की गई तो कैग ने जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक 23 ऐसी विद्युत परियोजनाएं उस क्षेत्र के अंदर चल रही थी, जिससे कि इस घटना को बल मिला है। तो इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जो हरी झंडी है वो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इन क्षेत्रों के अंदर लगभग 292 डैम बनाने प्रस्तावित हैं। यानी अब जितने इन दोनों राज्यों के अंदर बांध हैं उनसे डबल हो जाएंगे और प्रत्येक 32 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध आपको दिखाई देगा। इनमें से ज़्यादातर बांध ऐसी खतरनाक जगहों पर हैं जो कि काफ़ी संवेदनशील है और हल्की हलचल भी वहाँ पर खतरा पैदा कर सकती है। खुद हिमाचल प्रदेश सरकार यह मानती है कि 56% बांध इनमें से ऐसे हैं जो कि संवेदनशील जगहों पर हैं। कैग की रिपोर्ट, जो कि सोशल एंड जनरल इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है, उसके मुताबिक भाखड़ा नंगल डैम पर भी इस प्रकार का कोई सुरक्षा सेल का निर्माण नहीं किया गया है। यानी ज़्यादातर जो डैम हैं उनके अंदर सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो भाखड़ा नंगल डैम बांध के अंदर कल को कोई दुर्घटना होती है तो उसके अंदर कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए। नदियों पर ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाने से उनका जो प्राकृतिक प्रवाह है वह बाधित होता है। सतलुज नदी की ही हम बात करें तो उसका 92% हिस्सा अब क्या है, प्राकृतिक नहीं रहा है। यानी उसके अंदर मानवीय हस्तक्षेप हो गया है, उसके ऊपर छोटे बड़े अनेक बांध बना दिए गए हैं। दूसरी हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं की। जल विद्युत परियोजनाओं को लगभग 95% हिस्सा जो है वो निजी निवेश के अंदर कर दिया गया है। यानी निजी कंपनियों को पूरी छूट है कि वे हिमालयी संपदा का जो दोहन है वो अधिक से अधिक कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लूटपाट वो मचा सकें। दूसरा, इन निजी कंपनियों को इनके ऊपर कोई सुरक्षा कानून या कानून के दायरे में भी ये नहीं आते। जैसे हम 4 धाम महामार्ग परियोजना की ही बात करें, जिसका कि उद्घाटन खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका खूब प्रचार भी किया है। 4 धाम परियोजना के अंतर्गत लगभग 23,500 पेड़ काटे जाएंगे और 373 हेक्टेयर जो भूमि है वो उसके अंदर बाधित होगी, खराब होगी। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने जो कानूनों के अंदर जो खामियां हैं
जो प्रावधानों के अंदर खामियां हैं उसका फ़ायदा उठाया और सरकार ने एनजीटी के समक्ष जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अंदर इस एक लंबी परियोजना को अनेक हिस्सों के अंदर बांटकर दिखाया है। दरअसल 100 किलोमीटर से कम यदि कोई हाईवे की परियोजना है तो वो सुरक्षा कानूनों के अंदर नहीं आती। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने इसको 56 हिस्सों के अंदर विभाजित कर दिया है और इसका निर्माण कार्य अब जारी है। तो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि हम अपनी आंखों के सामने अपने पर्यावरण को तबाह होते नहीं देख सकते। निजी कंपनियां हमारे पर्यावरण को लूट रही हैं। तो इसके लिए हमें इस राजनीतिक माहौल के अंदर अपनी आवाज़ को अपने पर्यावरण के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए ज़ोर शोर से उठाना होगा और सबको एक साथ मिलकर इन कानूनों के खिलाफ खड़े होना होगा ताकि सरकारें इन कानूनों को वापस लें। तो समाजशाला में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।